जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं आपके सामने। और ये वीडियो पिछले ही वीडियो का कंटिन्यूएशन है, पार्ट है ये। ठीक है, जो इसके पहले जो एक वीडियो मैंने डाला था, बेसिकली जो बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल वायसराय के ऊपर मैंने डाला था एक पहला फर्स्ट वीडियो। ठीक है, उसी का ये दूसरा पार्ट है। वहाँ पे मैंने बताया था किस तरीके से जो यूरोपीय कंपनियां आती हैं उनका आगमन किस तरीके से होता है भारत में, उस समय की स्थितियां क्या रहती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल से बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और यूरोपीय कंपनियों में से भी ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभुत्व किस तरीके से स्थापित किया, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। देखिए, वहाँ पे मैंने ये बीच में जो ये लिख रखा है त्रिकोणीय श्रृंखला, जो ब्रिटिश थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत में त्रिकोणीय श्रृंखला खेलकर अपने आप को यहाँ पे वो प्रतिस्थापित करती है। ये चीज़ याद रखिएगा, मैंने उसमें बताया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परीक्षा संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ देता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं बहुत सारे फ्री के इनिशिएटिव्स और पीडीएफ्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटिश भारत में त्रिकोणीय श्रृंखला खेल करके और वहाँ अपने आप को यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया। तो त्रिकोणीय श्रृंखला मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, फिर भी एक जस्ट ऐसे ओवरव्यू दे देता हूँ कि पहली जो वो थी इनकी प्रतिस्पर्धा, वो थी यूरोपीय कंपनियाँ, फिर देसी रियासतें और मुगल्स। तो ये त्रिकोणीय श्रृंखला इनसे खेल करके ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को यहाँ पे स्थापित किया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैंने वॉरेन हेस्टिंग्स तक बता दिया था पिछले वाले वीडियो में, आप उसको देख लीजिए, कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, ये वीडियो बहुत सारी परीक्षाओं में काम आएगा, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो, किसी स्टेट का पीएससी हो, यूपी SSC, यूपी RO, कोई भी परीक्षा हो, जो जहाँ पर भी जीएस और इन सब चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसको ये मान के मत चलिएगा कि सिर्फ यूपी PCS या यूपी के लिए ये, चूँकि जीएस का पोर्शन है तो जीएस का पोर्शन तो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए वो सेम ही होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे जो वायसराय ये थे गवर्नर जनरल, वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेके 1793 तक रहा, लंबा समय रहा। और इसके समय में भी कई सारे सुधार हुए। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के जाने के बाद ये आया और इस वायसराय जनरल, गवर्नर जनरल बनकर, और इसने बहुत सारे सुधार किए। ठीक है सॉरी, बहुत सारे सुधार किए। तो ये मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी मैंने इसको बताया है इसमें, क्योंकि मेंस में भी प्रश्न पूछे गए हैं इससे। ठीक है, तो याद रखिएगा, 3 प्रकार के जो सुधार किए उसने, मुख्यतः 3 प्रकार के किए। जैसे एक न्याय व्यवस्था में सुधार किया, प्रशासनिक, पुलिस व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, इन सब चीज़ों में इसने सुधार किए। तो देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था, मैंने इसलिए लिख दिया है इसका, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। सबसे पहले जब ये आया था 1786 में, ठीक है, उससे पहले 1786 में ही एक अधिनियम आया था, चार्टर एक्ट आया था, एक अधिनियम था ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास किया हुआ। उसमें ये कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल है उसको सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान कर दी गई थी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को सेनापति की भी शक्तियाँ दे दी गई, यानी कि सर्वोच्च शक्ति जो है वो गवर्नर जनरल ही बन गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, पूछा गया है ये प्रश्न। वैसे मैंने जो अपना पॉलिटी वाली जो प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारे जो एक्ट वगैरह हैं ये सब मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है, तो उसको देख लीजिए। आप नहीं देखा आपने तो उसकी प्लेलिस्ट है, मैं आई जो आपको दिख रहा है ऊपर, उसमें मैं दे दूंगा इसकी लिंक। ठीक है, मिल जाएगा आपको। देखिए, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या सुधार हुआ, उस समय क्या चीज़ें हुई, वो सब मैं बता देता हूँ फटाफट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें कि टीपू सुल्तान और ये ब्रिटिश सेना के बीच में युद्ध होता है। तृतीय, ये 90 से लेकर के 1790 से 92, इसी में श्रीरंगपट्टनम की संधि मैंने बताया था, आपको याद होगा पहले वीडियो में ही मैंने बताया था। MMS जो मैसूर से इन्होंने संधियाँ की थी, उसमें सबसे पहले मद्रास की संधि थी। ठीक है, उस समय हैदर अली थे। उसके बाद फिर ये दूसरी जो संधि हुई थी वो हुई थी मैंगलोर की संधि। ठीक है, उसमें भी हैदर अली थे उसी युद्ध में, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है हैदर अली की, फिर टीपू सुल्तान बनते हैं, उनसे फिर संधि होती है। फिर ये तीसरा जो लड़ा जाता है युद्ध, वो लड़ा जाता है टीपू सुल्तान और
ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये संधि होती है, इससे ये युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, ये सुधार बता देता हूँ मैं क्या क्या सुधार किया। कार्नवालिस कोड बनाया इसने। ठीक है, कार्नवालिस कोड की स्थापना की 1793 में लागू हुई है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के शक्तियों का विभाजन जो आप देखते हैं, ये कार्नवालिस के समय पे इसने मतलब प्रारंभ कर दिया था, अलग अलग कर दिया शक्तियों को। ठीक है, जिला न्यायाधीश का पद का सृजन किया। जिला न्यायाधीश का पद जो आज भी आप देखते हैं, वो उस पद का सृजन किया। दीवानी और फौजदारी अलग अलग मामले बना दिए गए। ठीक है, दीवानी अलग देखेंगे, फौजदारी अलग। ठीक है, ये चीज़ हुई। सदर निजामत याद रखिएगा, उसी में सदर निजामत की व्यवस्था की गई। ये सब जो मैंने लिखे हैं, ये सारे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इनको आप हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप इसको नोट करते जाइएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका, और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की। 4 प्रांतीय न्यायालय स्थापित किए। कहाँ कहाँ पे? एक प्रयागराज में, ठीक है, एक कलकत्ता में, ढाका में, पटना में और मुर्शिदाबाद में। ठीक है, प्रयागराज बोल रहा हूँ, कलकत्ता, ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद में। तो ये इसके न्यायिक सुधार हुए। प्रशासनिक सुधार में क्या क्या किया? सिविल सेवा का प्रारंभ। तो देखिए 2 चीज़ें पूछी गई हैं ऐसे, एक पुलिस प्रशासन और एक सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को, याद रखिएगा नाम। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है। सिविल सेवा का प्रारंभ किया, इसी को जनक भी कहा जाता है। अब इसी से संबंधित एक फैक्ट और याद रखिए कि पहले जो ICS, पहले क्या होता था, जो आजकल IAS वगैरह बनते हैं, वो पहले ICS होता था। ठीक है, इंपीरियल सिविल सर्विसेज या इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से होता था। तो उसमें क्या है, सबसे पहले जो बने थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे 1763 में, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण मतलब एक तरीके से स्टैटिक जीके है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है, इसी ने प्रारंभ किया था। कलेक्टर के अधिकारों को सीमित कर दिया था। ठीक है, उसका वेतन भी इसी ने निर्धारित किया था, 1500 रुपये। और भू राजस्व वाला जो अधिकार था, उसको मतलब शक्ति पृथक्करण, जो जैसा कि ऊपर बताया मैंने कि कलेक्टर उसके समय पे थोड़ा महत्वपूर्ण पद हुआ करता था, तो उसने उसकी शक्तियों को थोड़ा कर्टेल कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, ये हो गया। पुलिस व्यवस्था में, पुलिस सेवा का आपको बताया मैंने कि जनक कहा जाता है इसको। दरोगा को प्रभारी बनाया। पहले क्या होता था, जमींदार लोग ही पुलिस प्रशासन देखते थे, लेकिन इसने क्या किया, इसके आने से ये दरोगा को प्रभारी बना दिया गया, दरोगा। और मतलब उसी को उस समय मतलब सुपरिटेंडेंट जो अभी आप देखते हैं, तो वो ऐसे दरोगा जो है वो पुलिस प्रशासन का मुखिया हुआ करता था। ठीक है, पहले ये जमींदार लोग देखते थे ये व्यवस्था, तो ये परिवर्तन किया। भू राजस्व में उसने स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया था, ये भी आप पढ़ते होंगे कि किसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और ये वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पे ये स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था शुरू की गई। जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, इसी को इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये काम किए उसने। तो ये स्थायी बंदोबस्त जो है वो, ये ध्यान रखिएगा, वैसे मैंने बताया था, लेकिन फिर भी ये 19% जो ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र था उस समय ऑक्युपाइड, उस पर 19% जो एरिया था, उस पर ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ये लागू की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। जितनी ये भू राजस्व की जो व्यवस्थाएं थी मेन वो सब पूछी गई हैं। अन्य सुधार या अन्य कार्य क्या किए? कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार बंद कर दिया। ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये दोबारा लॉर्ड कॉर्नवालिस 93 तक तो रहा, उसके बाद चला गया। ये दोबारा ये आया था 1805 में। 1805 में आया दोबारा गवर्नर जनरल बनकर, लेकिन दुर्भाग्यवश या जो भी कहिए, गवर्नर जनरल बनकर आया और इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो कहाँ पे मृत्यु हुई, कहाँ पे इसका मकबरा वगैरह कहाँ पे बना हुआ है? तो देखिए, एक ही गवर्नर जनरल है जिसका मकबरा जो है वो भारत में है, कब्र जिसकी भारत में है। लाट साहब का मकबरा कहा जाता है, ये गाजीपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, गाजीपुर। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि जो है वो यहीं है, भारत में है, गाजीपुर जगह का नाम याद रखिएगा। ठीक, दोबारा आया था जब बन के, यहीं पे 1805 में ही उसकी मृत्यु हो गई, 2-4 महीने में ही। कहते हैं कि उसको चिकन पॉक्स वगैरह या जो भी हुआ रहा हो उस समय बीमारी। ठीक, उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद ये सर जॉन सोर 1793 से 98 तक बनते हैं। इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई? तो ये चार्टर एक्ट आया था 1793 में। ठीक है, मैंने वो सारा वीडियोस बनाया हुआ है, कितने एक्ट क्या कैसे आए। जब संवैधानिक विकास मैंने पढ़ाया है पॉलिटी में, तो एक एक एक्ट को मैंने बहुत अच्छे तरीके से वो समझाया हुआ है। ठीक है, कुछ भी आपका उसमें छूटेगा नहीं अगर आप देख लेते हैं उसको। तो पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा आप। ठीक है, सर जॉन सोर के समय पे यह था, इसी में था, इसी अधिनियम के तहत BOC के सदस्यों को, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई थी, ठीक है, उनके सदस्यों को भारतीय राजस्व से पेमेंट देने की
प्रथा यहीं से शुरुआत हुई, यानी यहीं से नियम बना। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है 1793 कि किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ माफ कीजिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को पेमेंट भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। तो याद रखिएगा 1793 वाले एक्ट से। ठीक, खेड़ा का युद्ध इसके टाइम पे हुआ था 1795 में, निजाम और मराठों के बीच में, याद रखिएगा। अवध के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप इसने किया था। इलाहाबाद की कंपनी का साम्राज्य में विलय इसी के समय पर हुआ था। हैदराबाद के समय अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी इसने, सर जॉन शोर ने। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे ये घटनाएं जो घट रही हैं उस समय वैश्विक परिदृश्य में कौन था या क्या था, वो भी थोड़ा सा दिमाग में रखिए आप। भारत में मुगल में कौन था उस समय शासक, जैसे कि आप देखिए कि ये शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर के 1805, यानी कि अगर देखा जाए तो 1805 तक ये शाह आलम द्वितीय के समय का वो चल रहा है। ठीक है, ये प्लासी का बक्सर का युद्ध वगैरह जब होता है तो बक्सर के युद्ध से लेकर के और यहाँ 1805 तक शाह आलम द्वितीय ही रहते हैं। इस तरीके के भी प्रश्न बने हुए हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को बता दे रहा हूँ कि कहीं आप उसको कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इस तरीके से प्रश्न आ जाए तो उस पर गलत ना हो आपका। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन शोर के बाद लॉर्ड वेलेस्ली का समय आता है। लॉर्ड वेलेस्ली भी महत्वपूर्ण है। देखिए कुछ गवर्नर जनरल के ऊपर मेंस में प्रश्न बनता है। ठीक है, वो याद रखिएगा। जैसे एक ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गए, क्योंकि इन्होंने प्रशासनिक, न्यायिक और जो भू राजस्व व्यवस्था है इसमें बहुत मतलब अमूलचूल परिवर्तन किए थे, तो वो पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं। उसी तरीके से वेलेस्ली की नीतियों को भी पूछा जाता है कि किस तरीके से साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ, किस तरीके से उसने अपनी नीति अपनाई, तो वो चीज़ पूछी जाती है मेंस में। देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण काम था जब ये भारत आया 1798 से 1805 के बीच में रहा ये। ठीक है, पहली बात, इसको बंगाल का शेर भी कहा जाता था, तो इसके कार्यों के लिए इसको बंगाल का, याद रखिएगा प्रश्न पूछा गया है, बंगाल का टाइगर इसको कहा जाता था, शेर। ठीक, सहायक संधि का प्रयोग इसने सबसे पहले किया था विस्तार के लिए। बेसिकली जब ये भारत में आया तो उस समय जो यहाँ की परिस्थितियाँ थी, देसी रियासतें थी जैसे मैसूर वगैरह ये सब हो गए। ठीक है, और भी जो रियासतें थी उन सबको अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए, प्लस और जो विस्तारवादी नीति थी उसको आगे बढ़ाने के लिए इसने सहायक संधि स्वीकार की। सहायक संधि क्या है, एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ मैं आपको। सहायक संधि में क्या करता था ये, सहायक संधि में बेसिकली इसने अपने मतलब कह सकते हैं कि जो देसी राज्य थे, यहाँ के जो देसी रियासतें थी, उनको बोला कि भाई आपको हम आप हमारे मतलब संरक्षण में रहेंगे, आप हमें जो रक्षा और विदेश, यानी कि रक्षा और विदेश जो दो मामले हैं वो हमें दे दीजिए, बाकी हम आपकी रक्षा करेंगे बाहरी ताकतों से। तो इस तरीके से इसने नीति अपनाई और यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। तो प्रश्न प्री में किस तरीके से पूछा जाता है कि सबसे पहला जो राज्य कौन सा था या देसी रियासत कौन सी थी इसने सहायक संधि स्वीकार की। तो ये मैंने क्रम लिखा हुआ है, याद कर लीजिएगा। सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, भोसले और सिंधिया। ये क्रम याद रखिएगा, इसको एक बार रट लीजिएगा। सबसे पहले हैदराबाद, फिर आपका मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, उसके बाद ये PBS ऐसे करके याद रखिएगा। ठीक है, PBS, तो ये आपको याद रहेगा, बहुत आसानी से याद रहेगा। ठीक है, ईयर भी याद रखिएगा, मैचिंग में आ जाता है। एक तरफ आपको देसी रियासतों का नाम दे देगा और एक तरफ ईयर दे देगा सहायक संधि का। तो 1798 में ये आपका हैदराबाद, फिर मैसूर 1799, तंजौर भी 99, अवध का 1801, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेशवा 1802, भोसले 1803, सिंधिया 1804। ये इस तरीके से, और भी भरतपुर, ये सब बूंदी, ये सब बहुत सारे राज्यों को इसने अपने उसमें मिलाया और बहुत विस्तार किया इसने ब्रिटिश साम्राज्य का, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, मेंस में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, इसी के टाइम पे हुआ था 1800 सन में। ठीक है, वहाँ पे जो नए नए रिक्रूटमेंट होते थे जो सिविल सर्विसेज वगैरह में, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता था। ट्रेनिंग इसलिए कि यहाँ के जो कार्य हैं, यहाँ के लोगों को समझने के लिए, और ये सारी चीज़ें, यहाँ के जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में बताने के लिए। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उस समय टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, उसके बीच और युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद उसी युद्ध में उसकी मृत्यु भी हो जाती है और ये मैसूर को अपने अंदर अपने उसमें मिला लेता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802 से 1805 के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा। बसीन की संधि बहुत पूछी जाती है, ये 1802 में हुई थी। उस समय पेशवा कौन था, पेशवा बाजीराव द्वितीय। यही भाई साहब मतलब आके अंग्रेज़ों से एक तरीके से
इन्होंने मतलब सहायता ले ली थी एक तरीके से, ठीक है। तो ये कहानी ये लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुई, इतनी सारी घटनाएं हुई, ठीक है। इनको याद रखिएगा, ये क्रोनोलॉजी में ये पूछे जाते हैं सब। अभी मुझे लग रहा है 2021 वाले में ये फोर्ट विलियम कॉलेज वाला आया था, इसमें आया था या आर ओ में आया था या UP PCS वाले में आया था, ये प्रश्न पूछा गया है, उसमें था, वाक्यांश में था, ये शायद RO 2021 में आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1800, उसमें 1801 था, तो सही या गलत करके पूछा था कि इनमें से निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है, ऐसे करके प्रश्न पूछा था। तो वो चीज़ याद रखिएगा, इसीलिए क्रोनोलॉजी के उसमें क्रम में मैंने लिखा भी है, याद रखिएगा। वेलेस्ली के बाद जॉर्ज बार्लो आते हैं बहुत कम समय के लिए, बेसिकली 1805 से 7 के बीच में रहते हैं। इनकी अहस्तक्षेप की नीति को इन्होंने कड़ाई से पालन किया था, ठीक है। बेल्लोर का सिपाही एक मुख्य घटना थी, ये भी क्रोनोलॉजी में आता है, 1806 में हुई थी घटना, याद रखिएगा। लॉर्ड मिंटो प्रथम आते हैं उसके बाद 1807 से लेकर 1813 तक। ये भी बहुत कुछ मतलब घटनाएं नहीं घटती हैं इनके समय पे, बस एक संधि हुई होती है जो अमृतसर के राजा जो रणजीत सिंह होते हैं उनके बीच में और ब्रिटिश इसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संधि होती है, वो अमृतसर की संधि, याद रखिएगा। क्रोनोलॉजी में ये सब पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, कालक्रम में पूछा जाता है ये सब। 1809 में हुई थी। रणजीत सिंह बताइएगा किस मिसल के थे, ठीक है, कौन सी मिसल से बिलोंग करते थे, कमेंट में बताइएगा आप लोग। लाइक कर दीजिएगा यार, बहुत मेहनत से मैंने लिखा है और वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और ये इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी परीक्षा में आपके प्रश्न इससे जरूर मिलेंगे, ठीक है। कोई भी परीक्षा दीजिए आप, वनडे एग्जाम्स हो, PSC हो, कोई भी, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। एक दो बार देखेंगे तो आपको ये एकदम कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है, रट जाएगा आपको। 2 बार देख लीजिएगा कम से कम इसको, और 1.25 में देख लेंगे या 1.5 में देख लेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये सब चीज़ें रट जाएंगी, ठीक है। चलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स का देखते हैं, 13 से लेकर 23 तक। ये भी काफ़ी लंबे समय तक गवर्नर जनरल रहा, ठीक है। देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, ये प्रथम एक ही आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16 के बीच में। सगौली की संधि पूछी जाती है 1816 में, याद रखिएगा, सगौली की संधि, ठीक। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 19 के बीच में। इसी में मराठा परिसंघ को मतलब वहाँ पे हराया और उनको विलय कर लिया कंपनी में, ठीक। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई 1818 में, याद रखिएगा। पिंडारियों का दमन मुख्य रहा लॉर्ड हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। सिंधिया के साथ संधि की 1817 में। मद्रास के गवर्नर जो टॉमस मुनरो थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था के यहाँ पे लागू किया। देखिए मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जो ये 3 टाइप की व्यवस्थाएं, भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की थी। एक तो जमींदारी वाली जो मैंने बताया बंगाल और यहाँ पे, ठीक है, वो 19% क्षेत्र पे थी। फिर ये रैयतवाड़ी आती है, रैयतवाड़ी 30% ब्रिटिश भारत के 30% एरिया पे थी है, ठीक है। इसके बाद महलवाड़ी आती है, वो भी है, ठीक, वो भी 19% एरिया पे। तो ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए वो नहीं 19% तो वो है अपनी जमींदारी, वो 51% पे, महलवाड़ी 51% पे, याद रखिएगा, ठीक। तो मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों लोगों का नाम आता है, तो अगर कहीं ऐसा दिख जाए कैप्टन रीड तो वो भी सही हो जाएगा, आंसर मार दीजिएगा आप, ठीक। 1813 का चार्टर एक्ट इसी के टाइम पे आया था, जहाँ से कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था व्यापार में। एकाधिकार का मतलब ये हुआ, चीन और चाय के साथ जो व्यापार चल रहा था उसको छोड़ करके। एकाधिकार का मतलब ये हुआ कि जो ब्रिटिश में जितनी भी और अदर कंपनीज थी या और जो व्यवसायी व्यापारी लोग थे वो भी ईस्ट इधर आकर के व्यापार कर सकते थे, वो इस एक्ट में प्रावधान कर दिया गया था, ठीक है। यही ये जो 1813 वाला चार्टर एक्ट था, इस एक्ट में महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं, वो आप वीडियो देख लीजिएगा पॉलिटी वाला, उसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग मैंने डिस्कस किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, तो उसको देखेंगे तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ये 2 चीज़ें मेन थी, मैंने इसलिए बता दिया कि कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया 1813 में, और भारतीय शिक्षा में 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने का जो प्रावधान किया गया था वो सर्वप्रथम 1813 वाले एक्ट में ही किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हालांकि ये खर्च हुआ नहीं हुआ वो अलग विषय है, लेकिन वो प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद फिर लॉर्ड एमहर्स्ट 23 से लेकर 28 तक। ये देखिए ये पहले गवर्नर जनरल थे जो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, अब उस टाइम कौन था, देखिए पहले मैंने बताया था 1759 से लेकर के और 1805 तक शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है। जो बक्सर का युद्ध हुआ और जो अन्य घटनाएं घटी उस सब में शाह आलम द्वितीय थे। शाह आलम द्वितीय ही जो इलाहाबाद की संधि होती है और उनको पेंशनर बना दिया जाता है, कंपनी का पेंशनर बन जाते हैं वो,
ठीक है। वो मतलब वहीं से एक तरीके से शाह, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहला कौन था जो कंपनी का पेंशनर बना मुगल बादशाह, तो याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय। ठीक है। उसके बाद जो है ये 1805 से 6 से लेकर के 1837 तक, यानी कि आप यहाँ से मान के चलिए कि जॉर्ज बार्लो के आगे से लेकर के फिर 1837 तक अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ये वही हैं जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय जो थे उनको राजा की उपाधि दी थी और उनको इंग्लैंड भेजा था कंपनी अपनी जो पेंशन है वो बढ़ाने के लिए। ठीक है। हालांकि राजा राम मोहन राय की वहीं मृत्यु भी हो जाती है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। तो लॉर्ड एमहेस्ट पहले ऐसे जो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने मुगल शासक से बराबरी में मतलब जाकर बात की। इससे पहले किसी ने बराबरी का दर्जा मतलब मान करके बात नहीं की थी, लेकिन ये लॉर्ड एमहेस्ट ऐसे थे 1823 से लेकर 28 तक के बीच में ये रहे। इन्होंने पहली बार जो है अपने आप को मुगल सम्राट के बराबरी पर दर्जा देकर के बात की। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 के बीच में, और इसी में यांडबू की संधि भी होती है 1826 में, याद रखिएगा। ठीक है। भरतपुर का अधिग्रहण किया गया था 1826 में। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ये इतने सारे फैक्ट्स हैं इसमें कि ये आपको मतलब कहीं भी किसी भी परीक्षा में ये आपको मतलब सफलता दिला सकते हैं अगर आपने सही कर दिया तो। ठीक है। और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आप अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। अब यहाँ बता दिया मैंने 1828 तक हम पहुँच गए। ठीक है। उसके बाद 1828 के बाद वाले जो भी हैं मुख्य वाले, उनको ज़रूर हम कर लेंगे, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो गए, डलहौजी हो गए। ठीक है। जो जिनके समय में बहुत बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। ठीक है। तो उनको ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो ये आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो ये बहुत मेहनत के साथ लिखा है इसमें, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट करिएगा, बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई चीज़ कुछ इम्प्रूवमेंट करानी है वो भी बताइएगा। ठीक है। बाकी इस तरीके की वीडियो को पाने के लिए आप बने रहिए चैनल पर। ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। वहाँ पे भी मैं PDF वगैरह शेयर करता रहता हूँ, और कुछ जानकारी देनी होती है तो वहाँ भी दे देता हूँ, तो आप उस पर भी जुड़ जाइए। ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।